विंस मैकमैन के WWE में कोई भी सुपरस्टार जो सबसे बड़ा गुनाह कर सकता है वो ये है कि जिस इवेंट के लिए उसका प्रचार किया जा रहा है वो उसमें हिस्सा ही ना ले। ऐसा करने के लिए उन पर जुर्माना लग सकता है, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है और कभी कभी तो सीधा WWE से बाहर फेंका जा सकता है। हालांकि हमेशा ऐसा जानबूझकर नहीं होता और कभी कभी WWE स्टार्स ऐसी मजबूरियों के कारण इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाते जो उनके काबू में नहीं होती। बेशक ऐसा मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि कोई WWE स्टार शो में हिस्सा ना ले, लेकिन ऐसा हाउस शोज के दौरान, टीवी शो के शूट के दौरान और यहाँ तक कि बड़े बड़े पेपर व्यू के दौरान भी हो चुका है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 WWE स्टार्स हु नो शोड। कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज। नंबर 10, केन शैमरॉक। जो फैंस ये सोचते हैं कि क्यों केन शैमरॉक WWE में एक बड़े स्टार नहीं बन पाए, उन्हें ये बता दूं कि इसका कारण शायद उनका खुद का भरोसेमंद ना होना ही है, क्योंकि उन्हें नाइट लाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार था। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन एक ऐसे इंसान थे जिनसे विंस मैकमैन को काफी उम्मीद थी और उन्हें बीच बीच में कई बार आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन 1998 का ये किंग ऑफ द रिंग विनर कभी भी पूरी तरह से मेन इवेंट के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। महान अनाउंसर और तब के टैलेंट रिलेशन चीफ जिम रॉस के मुताबिक एक समय पर शैमरॉक ने शोज में न आने की आदत बना ली थी। पहली बार JR ने केनी पर जुर्माना लगा दिया और उन्हें इसके ऊपर काफी ज्ञान दिया कि जिस शो में उनके बारे में प्रचार किया जा रहा है उसमें आना कितना जरूरी है। लेकिन UFC के पुराने फाइटर ने कुछ ही हफ्तों बाद एक और शो छोड़ दिया। फिर से रॉस ने उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लिया, लगभग 5000 या ये कहें कि लगभग उतना जितना शैमरॉक उस समय एक आम हफ्ते में कमाते थे, और उन्होंने इस स्टार को ये साफ कर दिया कि तीसरी बार ऐसा करना उनकी आखिरी गलती होगी। शैमरॉक ने माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने ऐसी गलती ना करने की कोशिश की, लेकिन उस समय की क्रिएटिव टीम को कभी उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और UFC में वापस चले गए। नंबर 9, जेफ हार्डी। अपने भाई मैट के साथ मिलकर एटीट्यूड एरा में ऊंचाइयों को छूते हुए ये साफ दिखाई दे रहा था कि जेफ हार्डी में कुछ तो बात है। उनकी तुलना अक्सर जवान शॉन माइकल से की जाती थी और द कैरिस्मेटिक एनिग्मा ने डर को खिड़की से बाहर फेंककर उन सब शोज में अपनी छाप छोड़ी जिसमें वो दिखाई दिए। हार्ट ब्रेक किड की ही तरह ये लापरवाही आगे जाकर उनके नशीले पदार्थों को लेने और थकावट का कारण बन गई। WWE ने इस जाने माने स्टार के अकेले खेलना शुरू करने के बाद इसे काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का प्लान किया, जिसका सबूत है उन्हें 2002 में रॉ पर सिंगल परफॉर्मर के तौर पर एक के बाद एक मिलते बड़े मौके। हालांकि अलग होने के बाद 1 साल से भी कम समय में छोटे हार्डी को निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिहैब में जाने के लिए मना कर दिया था, वो भी WWE के खर्चे और कोशिशों के बावजूद। एक खतरनाक नशे की लत में फंसते हुए जेफ ने अपने करियर को हल्के में लेना शुरू कर दिया और उन्हें अपने अगले मैच से ज्यादा अगला नशा कब करना है उसकी ज्यादा फिक्र होने लगी। अगर वो आते भी थे तो कई घंटे बाद आते थे और कई मौकों पर तो जेफ ने काम करने की जहमत ही नहीं उठाई, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हाउस शोज से सस्पेंड कर दिया गया और उनके कंपनी से निकाले जाने में भी इसने एक बड़ी भूमिका निभाई। नंबर 8, लार्स सैलिवैन। पुराने WWE स्टार लार्स सैलिवैन का करियर शायद छोटा रहा होगा, लेकिन साथ ही ये काफी ज्यादा विवादित भी था। WWE में बिताए अपने थोड़े समय में इंटरनेट पर उनकी पुरानी असम्मानजनक बातें दुनिया के सामने आ गईं, जिसके लिए उन्हें $1 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक खतरनाक चोट का सामना करना पड़ा और कुछ इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। पहली बार द फ्रीक नाम से जाने जाने वाले इस रेसलर ने किसी इवेंट से गायब होने का फैसला 2019 के रॉयल रंबल में एक एंजाइटी अटैक की वजह से लिया। लास्ट को इस शो में जॉन सीना के सामने आना था, जो कि शायद उन्हें रेसलमेनिया में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता था, लेकिन वो सारे प्लान्स कचरे में चले गए। उनके साथ इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी WWE ने उनके साथ काम करना जारी रखा और टीवी पर उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन फिर 2020 के आखिर में लार्स एक और इवेंट से गायब हो गए। इस बार ये एक टीवी शो का शूट था। विंस मैकमैन के लिए इस बार पानी सर से ऊपर चला गया और उन्होंने फैसला किया कि वो सलीवैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उन्हें कंपनी से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो लार्स का कंपनी से निकालना उनके लिए अच्छा था, क्योंकि इसने उन्हें अपने असली पैशन को पूरा करने के लिए और समय दे दिया, जो था इंस्टाग्राम पर लोगों से उनकी बूटी पिक्स मांगकर उन्हें परेशान करना। नंबर 7, सिड। हाँ, सिड, जिसे सब सॉफ्ट बॉल सिड कहकर बुलाते थे, क्योंकि रेसलिंग स्टार बनने के मौके को वो हमेशा ही लात मार देते थे जब भी इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता था। द मास्टर एंड द रूलर ऑफ वर्ल्ड एक बहुत ही चहीते रेसलर थे और हर बार वापसी करने पर उनका स्वागत किया जाता था। फिर भले ही उन्होंने WCW और WWE में
दोनों को अजीबोगरीब ढंग से छोड़ा हो। खेल के लिए अपने प्यार के कारण सिड ने अक्सर ही ये फैसला किया कि वो रिंग में लड़ने की जगह मैदान में रहना ज्यादा पसंद करेंगे और शो से गायब रहने के लिए जाने लगे, जो कि आगे जाकर उनका सस्पेंशन और फिर काम से निकाले जाने का कारण बना। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें 1992 में देखने को मिला, जो कि उनके रेसलमेनिया में हल्क होगन के खिलाफ खड़े होने की हेडलाइंस के कुछ ही समय बाद हुआ। सिड रेसलमेनिया के बाद होने वाले हाउस शो इवेंट्स में अल्टीमेट वॉरियर के साथ काम कर रहे थे और जिस तरह से मैच हो रहे थे उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, खास तौर पे तब जब वॉरियर उनकी पावर बॉम्ब फिनिशर से किक आउट कर लेते हैं और उन्होंने इसके बाद अचानक ही इस प्रोग्राम को सिर्फ 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। वहां मौजूद फैंस जो कि सिड को देखने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें सिड की जगह पापा शैंगो को देखना पड़ा और सिड के गायब होने की कोई सफाई नहीं दी गई। नंबर 6, टेस्ट एंड स्टेसी कीबलर। ये काफी शानदार बात है कि ज्यादातर WWE स्टार्स अपनी थका देने वाली ट्रैवलिंग के बावजूद भी शोज नहीं छोड़ते और ना ही इसमें देर होने की कोई गुंजाइश होती है। एक फ्लाइट छूटी या कोई छोटी सी भी गड़बड़ी हुई और सब कुछ बर्बाद हो सकता है और फिर कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रकृति, जिसे टेस्ट और स्टेसी कीबलर ने खुद ही 2003 में फरवरी में अनुभव किया। इस कपल को हफ्ते के अंत में हाउस शोज ड्यूटी से छुट्टी दी गई थी, लेकिन उन्हें दूसरे मौकों के लिए बुक किया गया था और WWE की तरफ से उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि वो मंडे नाइट रॉ में कोलंबस ओहायो पहुंचने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें, क्योंकि तभी सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली बर्फबारी ने ईस्ट कोस्ट में बर्बादी मचा दी थी। उन्होंने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इस अफरा तफरी में फंस कर रह गए, जिसके कारण वो शूट में नहीं पहुंच पाए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट उस कपल से कितनी नाराज थी, खासतौर पे इसलिए कि तब टेस्ट क्रिस जेरिको के साथ एक प्रोग्राम के बीच थे और सिर्फ 6 दिन बाद ही उनको Y2J के खिलाफ नो वे आउट पे पर व्यू में मैच खेलना था। इसकी सजा के तौर पे टेस्ट को उस मैच से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह मिली भरोसे के लिए बदनाम जेफ हार्डी को। नंबर 5, बुच रीड। ज्यादातर मौकों पर WWE में किसी रेसलर का शो से गायब होना इस इंसान के करियर पे बहुत गहरा असर डालता है जो काम पर नहीं आता, लेकिन कभी कभी शो से गायब होना किसी दूसरे परफॉर्मर के ऊपर भी सीधा असर डालता है, जिसका पता हॉन्की टोंक मैन को तब चला जब बुच रीड WWE के 2 जून 1987 के सुपरस्टार टीवी टेपिंग के दौरान देर से आए। द नेचुरल को उस दिन रिकी स्टीमबोट से लड़ना था और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना था, क्योंकि द ड्रैगन अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। बुच ने इस टेपिंग से पहले भी कुछ शोज छोड़े थे, जिसका कारण उन्होंने बताया था WWE की थका देने वाली ट्रैवलिंग को, जिसके साथ उनका उस दोपहर देर से आना WWE को दोबारा उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। विंस मैकमैन ने तब ये फैसला किया कि एल्विस जैसे दिखने वाले रेसलर को आगे ले जाएंगे, जब हल्क होगन ने उन्हें बताया कि हॉन्की भी एक चैंपियन के तौर पे बाकी रेसलर्स जितने ही अच्छे होंगे, जिसके बाद वेन फेरिस का रिकॉर्ड तोड़ टाइटल रन शुरू हो गया और वहीं रीड गिरते गए और फिर 1 साल से भी कम समय में वो कंपनी से बाहर हो गए। नंबर 4, क्रिस बेनॉट। 22 जून 2007 तक क्रिस बेनॉट को रेसलिंग में एक शानदार पेशेवर माना जाता था। रैबिट वुल्वरीन से ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता हो, जिसने कई सालों तक WWE के पागल कर देने वाले मैचेस में बराबर परफॉर्म किया है, यहाँ तक कि अपनी टूटी हुई गर्दन की सर्जरी करवाने के बावजूद भी। उनके साथ काम करने वालों को उस समय ये काफी अजीब लगा जब वो 24 जून को ब्यूमॉन्ट टेक्सास में होने वाले हाउस शो में नहीं आए। उन्होंने WWE के ऑफिस में लोगों को बताया था कि वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तब उनके परिवार को काफी बुरी तरह से फूड पॉइजनिंग हुई थी और इसलिए वो उस समय पर अपने परिवार के साथ रहेंगे। ऐसा बेनॉट कभी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने WWE के अधिकारियों को ये भरोसा दिलाया कि वो अगले दिन ह्यूस्टन में होने वाले वेंजेंस पे पर व्यू में पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस इवेंट में भी नहीं पहुंचे, जिसने बैक स्टेज में लोगों को परेशान कर दिया। उस दिन WWE ने बेनॉट की जगह जॉन मॉरिसन को लाने का फैसला किया, जिन्होंने मैच में CM पंक को हराकर खाली पड़े ECW टाइटल पर अपना कब्जा किया। टाइटल मैच में ये बदलाव जल्द ही बहुत छोटी बात हो गई जब बेनॉट के ना दिखने का असली कारण सामने आया। नंबर 3, हाफ द स्मैकडाउन लॉकर रूम। WWE के स्मैकडाउन ब्रांड को रेसलमेनिया 21 के पहले एक बड़ा झटका लगा जब नॉक्सविले टेनेसी से आते हुए ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली दिक्कत के कारण आधे से ज्यादा रेसलर्स 20 मार्च 2005 के हाउस शो के लिए मिसिसिपी पहुंच ही नहीं पाए। बचे हुए रेसलर्स के साथ WWE ने इस बुरे समय में भी बहुत शानदार काम किया और कुछ ऐसा नया बनाया जिसने पूरे 1500 फैंस को उनका पैसा वसूल करवा दिया। सिर्फ 8 रेसलर्स और एक मैनेजर ही वहां पहुंच पाया, इसलिए WWE ने नया तरीका निकाला। एक रात का टूर्नामेंट करवाया जिसमें जीतने वाले को WWE चैंपियन JBL के साथ खेलने का मौका मिलेगा और ये उसका मेन अट्रैक्शन बन गया। JBL, एडी गुरेरो, जॉन सीना, बिग शो, कर्ट एंगल, M&M और मेलिना, जिन्होंने अभी तक टीवी पर डेब्यूट भी नहीं किया था, के साथ बुकर टी भी वहां थे और उन्हें उस दिन अपना किरदार बदल के
हील के तौर पे खेलना पड़ा। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक शो में ज्यादातर चीजों का कोई मतलब नहीं था, कम से कम वो 5 मैन टूर्नामेंट ब्रैकेट का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन सुपरस्टार्स ने ऐसी अजीब सी कंडीशन में भी फैंस को एंटरटेन करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। नंबर 2, स्टीव ऑस्टिन। किसी WWE स्टार का उस शो में न आना जिसमें उसका नाम प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ये बहुत बुरा होता है। लेकिन जब वो स्टार इस बिजनेस के इतिहास का सबसे बड़ा स्टार हो और वो शो मंडे नाइट रॉ का लाइव एपिसोड हो, तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, है ना। 10 जून 2002 की टेपिंग को छोड़ने के उनके फैसले से पहले ही ऐसा लगने लगा था कि स्टीव ऑस्टिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो शारीरिक तौर पे टूट चुके थे और वहीं वो न सिर्फ अपने खुद के किरदार के ऊपर उंगली उठा रहे थे, बल्कि पूरी कंपनी पर भी सवाल उठा रहे थे। उभरते सितारे ब्रॉक लेसनर को किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग मैच में खुद के खिलाफ जिताने के लिए कहे जाने पर टेक्सास रेटल स्नेक ने इस मांग पर ऐतराज जताया और अपने घर की अगली फ्लाइट पकड़ ली। WWE ने तुरंत ही हमलावर अंदाज अपनाया और सबके सामने उन्हें घर जाने के लिए धमकाया और साथ ही ये दावा भी किया कि उन्होंने हर उस फैन के साथ धोखा किया है जिसने उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदी थी या टीवी पर उन्हें देखने के लिए बैठा था। वहाँ और भी समस्याएं थी, लेकिन स्टोन कोल्ड का ना आना इस पुराने WWE चैंपियन के लिए 9 महीने बाहर रहने का कारण बना। नंबर 1, अल्टीमेट वॉरियर। जब WWE ने अल्टीमेट वॉरियर के साथ 1996 में फिर से बिजनेस करने का फैसला किया, तब कुछ ही लोगों को इस रिलेशनशिप के चलने पर भरोसा था। सच कहें तो ज्यादातर लोगों को यही लगा था कि ये बहुत बुरी तरह से खत्म होगी, जैसा कि पहले भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका था। पुरानी लड़ाई और मनमुटाव के बावजूद भी WWE को यह एहसास हुआ कि कॉमिक्स से बाहर आया ये चमकीला हीरो एक बड़ा स्टार था और फैंस को खींचकर लाने की ताकत जिम हेल्विक के साथ काम करने से जुड़ी सारी दिक्कतों से कहीं ज्यादा थी। उन सब दिक्कतों में एक बड़ा सिरदर्द था कि वो कभी भी शो से गायब हो सकते थे। उन्होंने पहले भी 1991 के समर स्लैम में ना आने की धमकी दी थी, जब तक विंस मैकमैन उनकी कई सारी मांगों को बिना किसी विरोध के नहीं मानते और विंस उन्हें शांत करके रिंग में उतरने के लिए मनाते हैं, जिसके बाद उन्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं। लगभग 1 साल बाद जब उन्हें वापस लाया गया, तब वॉरियर ने फिर से कुछ शोज में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण हुए सस्पेंशन का विरोध करना चाहते थे। इसलिए शायद ही 4 साल बाद भी किसी को इस बात ने चौंकाया हो कि बिग जिम फिर से हाउस शो से गायब थे, क्योंकि उनके मुताबिक WWE ने उन्हें वॉरियर मर्चेंडाइज से हुए फायदे में हिस्सा न देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद एक लंबा मुकदमा चला जो कि तब पूरी तरह से खत्म हुआ जब वॉरियर को आखिरकार हॉल ऑफ फेम में जगह मिली, जो कि उनके इस दुनिया के अलविदा कहने से कुछ ही दिन पहले हुआ।